एक्सरसाइज 16.4 आज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 16.4 का ताल्लुक बेसिकली ग्रीन्स थ्योरम से है। ग्रीन्स थ्योरम, तो हम क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। थ्योरी आप देख सकेंगे वीडियोस में, या आप बुक से भी इसको देख सकते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कहा गया है, फाइंड द के कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ for the vector field on the plane। f हमारे पास है, वेक्टर फील्ड हमें गिवन है। यहाँ से हम m आइडेंटिफाई कर लेते हैं और n आइडेंटिफाई कर लेते हैं। m हमारे पास x प्लस वाई है और n हमारे पास 2xy है। तो डेल क्रॉस f का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है k यूनिट वेक्टर से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि कर्ल ऑफ f का क्वेश्चन में पूछा गया कि कर्ल ऑफ f का k कंपोनेंट फाइंड करें, यानी कि डेल क्रॉस f का डॉट प्रोडक्ट k यूनिट वेक्टर से लें। तो वो हमें मिल रहा होगा पार्शियल n बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल y। और जब आप n का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आ जाएगा 2y, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला कैसे आया है। ये थ्योरी में गिवन है, लेकिन इसका प्रूफ आप यहाँ से देख सकते हैं। f अगर हमें गिवन हो तो डेल क्रॉस एफ इस तरह से फाइंड करते हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आप इस तरह से ले सकेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया हमने। डेल हमारे पास डिफाइन होता है, डेल हमारे पास होता है डेल इज इक्वल टू आई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जे पार्शियल बाय पार्शियल वाई। हम इसे एक्स वाई प्लेन में डेल को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ से जब आप डेल क्रॉस एफ फाइंड करेंगे तो हमें डेल क्रॉस एफ का ये कंपोनेंट सिर्फ सरवाइव करेगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास ये मिल जाएगा। तो हम इसका क्या कर रहे हैं कि डेल क्रॉस एफ का डॉट प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर से ले रहे हैं, तो हमें ये आंसर मिल रहा है और यही आंसर इसने कहा हुआ है कि हम ये फाइंड करें। तो बिफोर हैंड हमें पता होना चाहिए कि डेल क्रॉस एफ किस तरह से मिल रहा होगा। आपको मज़ीद इस पे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास आपने पढ़ा है कि हमारे पास ए टी पी यूनिट वेक्टर प्लस ए एन एन यूनिट वेक्टर होता है। हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसा है, यानी अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट सिर्फ निकालना हो तो हम ऐसे लिखते हैं ए टी टी यूनिट वेक्टर डॉट टी यूनिट वेक्टर, जो कि 1 होगा तो ए टी हमें मिल जाएगा। और एक एक्सेलरेशन का जब नॉर्मल कंपोनेंट आपने निकालना हो तो ए एन एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर ए एन हमें मिल जाएगा, यानी कि ये कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे। यहाँ भी आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि डेल क्रॉस एफ का के कंपोनेंट क्या होगा, तो हमने क्या करना है कि कर्ल ऑफ एफ जिसे डेल क्रॉस एफ कहते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर से लेना होगा। तो ये आप फाइंड कर लेंगे इस तरह से। आपको ये फार्मूला पहले पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये डेल क्रॉस एफ फाइंड करना होगा। मिसाल के तौर पे डेल क्रॉस एफ के लिए आपको m लिखना होगा। यहाँ पर m क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और n आपको लिखना होगा वाई स्क्वायर। फिर इसको आपने सॉल्व करना है और सो ऑन। ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा हर क्वेश्चन के लिए, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये तमाम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तमाम क्वेश्चन को खुद से एक दफ़ा दोबारा से सॉल्व करना है, तो हमें ये आंसर मिल रहा होगा 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 to 10, अब ये बेसिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम के लिए। वेरीफाई बोथ फॉर्म्स ऑफ ग्रीन्स थ्योरम फॉर द फील्ड एफ। टेक द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन इन ईच केस टू बी द डिस्क। डोमेन हमने डिस्क लेनी है।
डिस्क इसलिए है क्योंकि सर्कल का इंटीरियर भी शामिल है, एंड इस बाउंडिंग सर्कल C इज दिस, R इज गिवन ओवर हेयर, और T हमारे पास 0 से 2 पाई तक है। तो ग्रीन्स थ्योरम की मैं दो फॉर्म्स पहले आपके सामने लिख देता हूँ। ग्रीन्स थ्योरम की एक फॉर्म होती है टेंजेंशियल फॉर्म। टेंजेंशियल फॉर्म, टेंजेंशियल फॉर्म जब आप लिखते हैं तो वो आप लिख रहे होते हैं F डॉट P यूनिट वेक्टर TS। तो ये हमारे पास है mdx प्लस ndy, और इसको ग्रीन थ्योरम कहता है कि ये जो लाइन इंटेग्रल है इसको हम रीजन में डबल इंटेग्रल में लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं पार्शियल n बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल y। ये टेंजेंशियल फॉर्म है। और ग्रीन्स थ्योरम की एक और फॉर्म भी है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हम इसको लिखते हैं F डॉट n यूनिट वेक्टर ds। ये लाइन इंटेग्रल है, ये लाइन इंटेग्रल है, और वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट आप नॉर्मल वेक्टर से, यूनिट नॉर्मल वेक्टर से ले रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वल होगा नॉर्मल फॉर्म में m dy माइनस n dx। और ग्रीन ने ये कहा था कि आप इसको डबल इंटेग्रल में लिखें, और यहाँ पर जो है ये m आना चाहिए, m dy माइनस n dx। तो इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल m बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल n बाय पार्शियल y, और यहाँ पर d एरिया आना चाहिए, dA, यानी कि डबल इंटीग्रल में आप लिख सकते हैं। इसको आपने थ्योरी में देखा है। तो ग्रीन थ्योरम की टेंजेंशियल फॉर्म है और ग्रीन थ्योरम की नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी कि टेंजेंशियल फॉर्म की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, हमने लाइन इंटीग्रल लेना है वेक्टर फील्ड का, और फिर हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। इन दोनों के आंसर एक जैसे आने चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में भी ऐसे ही होगा, हमने एफ डॉट एन फाइंड करना है, यानी कि ये फाइंड करें या ये फाइंड करें एक ही बात है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहले आप एम आइडेंटिफाई कर लें, एन आइडेंटिफाई कर लें, डी वाई फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल का भी हम यूज़ करेंगे। ये है, तो हमारे पास पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स 0 आ जाएगा, पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई इज 0। ये तमाम वैल्यूज़ आप फाइंड कर लें। ग्रीन थ्योरम की जो नॉर्मल फॉर्म है इसको आपको याद रखना होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम डी वाई माइनस एन डी एक्स। ये ग्रीन थ्योरम कहलाता है। आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल फॉर्म में आता है, यहाँ पर कर्व सी। तो इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर आप तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल m हमारे पास है माइनस ए साइन टी, और डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा जब आप y का डिफरेंशियल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये y है, ये a साइन टी होता है, x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू a कॉस टी है, और y हमारे पास है a साइन टी। तो आप इसका डिफरेंशियल ले लेंगे डी एक्स माइनस ए साइन टी डी टी, और y का डिफरेंशियल इसी तरह से आ जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है, यानी कि राइट हैंड साइड के लिए हमें इसको देखना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए राइट हैंड साइड है पार्शियल एम बाय पार्शियल एक्स चाहिए, पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई चाहिए, तो ये भी 0 है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। इसी तरह से ग्रीन थ्योरम की जब आप टेंजेंशियल फॉर्म की बात करते हैं तो टेंजेंशियल फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आमतौर पे हम जब लिख रहे होते हैं तो एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर टी एस
ये ऐसे होता है और हम इसको आमतौर पे फाइंड कर रहे होते हैं। ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में देखा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। t की वैल्यू 0 to 2 पाई है। ये कहाँ से हमें पता चल रहा है? ये अब मैं रिपीट कर दूं, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। बाउंडिंग सर्कल हमारे पास ये है, तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर लेंगे -a sin t सो ऑन, और ये हमारे पास 2 पाई a स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड हमारे पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 पाई a स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ग्रीन ने ये बात सही कही है कि लाइन इंटेग्रल, वेक्टर फील्ड का लाइन इंटेग्रल जो है या तो इसके इक्वल होता है नॉर्मल टेंजेंशियल फॉर्म में, या हमारे पास इसके इक्वल होता है जो कि नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में यही बात कही गई है। ग्रीन्स थ्योरम प्रूफ करना है। नॉर्मल फॉर्म आप पहले लिखेंगे, फिर आप नॉर्मल फॉर्म की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर 0 आ रहा है, ये भी आंसर 0 आ रहा है। टेंजेंशियल फॉर्म की जब बात करेंगे तो ये हमारे पास टेंजेंशियल फॉर्म है। लाइन इंटेग्रल कन्वर्ट हो जाता है डबल इंटेग्रल में। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है पाई ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है -पाई ए स्क्वायर। यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि आपने ये लिमिट लाजमी फाइंड करना है। ये लिमिट फाइंड करने के लिए आपको चैप्टर 15 देखना होगा कि लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई सर्कल है हमारे पास, इस केस में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सर्कल है, और आप एक और चीज़ भी यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि हम इस अपने प्रॉब्लम को, कार्टेशियन को पोलर में लेकर चले गए हैं। पोलर में ले जाने की वजह से जब आपने ये देखा है रेडियल डायरेक्शन, तो r इज 0 और ये a तक जा रहा है, r इज a, और थीटा इज 0 to 2 पाई, यानी कि 2 पाई पूरा एंगल चाहिए 0 से 2 पाई इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ से -पाई a स्क्वायर हमें मिल गया। जो राइट हैंड साइड है, जो कि डबल इंटेग्रल है, इस डबल इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए आपके पास पोलर का ऑप्शन भी है। आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व करें। अगर पोलर में मुश्किल हो रही है, कार्टेशियन में मुश्किल हो रही है, तो पोलर में लेकर जाएं। अगर पोलर में है तो आप पोलर में, तो क्योंकि ये ग्रीन्स थ्योरम है नहीं, ये कार्टेशियन में गिवन है, तो हम पोलर में ही लेकर जा सकते हैं अगर हमें आसानी है। लेकिन अगर कार्टेशियन में आसानी हो रही है तो आप उसी में सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम की जो सेकंड फॉर्म है वो भी यहाँ पर ट्रू है। एंगल की जहाँ टी की जहाँ तक बात है, 0 से 2 पाई ये हमें गिवन है। हमें जो पाथ है वो गिवन है। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि ये वेक्टर फील्ड है, इस वेक्टर फील्ड में एक पाथ बन रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो पाथ हम यहाँ पर उसके अलोंग इसको देख रहे हैं, ग्रीन्स थ्योरम को। क्वेश्चन नंबर 11, यूज ग्रीन्स थ्योरम to find the counterclockwise circulation and outward flux for the field F and curve C. F हमें गिवन है, C हमें गिवन है, द स्क्वायर बाउंडेड बाय x0 x1, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। यहाँ से आप m आइडेंटिफाई कर लें, n आइडेंटिफाई कर लें। पार्शियल m बाय पार्शियल x, पार्शियल m बाय पार्शियल y, ये सब डेरिवेटिव्स आपको चाहिए होंगे। ये भी आपको पता चलेगा कि ये क्यों चाहिए। तो हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है। आपको प्रीवियस एक्सरसाइज से याद है कि जो फ्लक्स का एक फार्मूला और भी हुआ करता था, वो फ्लक्स का फार्मूला आपके पास होता था लाइन इंटेग्रल में जब आप बात करते हैं तो वो होता था f डॉट n यूनिट वेक्टर ds। ये फ्लक्स का फार्मूला होता है। ये कैसे आप याद करते हैं? देखें, अगर कोई कमरा है, ये फॉर एग्जांपल कोई रूम है, मैं इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रूम है। जब कोई क्वांटिटी एयर फॉर एग्जांपल इस कमरे में किसी दरवाजे से एंटर होगी, तो वेक्टर फील्ड का एयर एंटर हो रही है, तो आप
वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि कौन सी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है जो वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जिससे लिया जाए तो हमें फ्लक्स मिल रहा हो, तो वो n यूनिट वेक्टर है। इसलिए इसको आपने याद रखना है कि ये फ्लक्स के लिए आ रहा होगा। जब किसी भी कमरे में कोई एयर एंटर हो रही है तो वो एंटर तभी हो सकती है जब वो नॉर्मल टू दी वेक्टर फील्ड हो। वेक्टर फील्ड नॉर्मल के अलोंग देखा जाए, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो तब किसी कमरे में एयर एंटर हो रही होगी। अदरवाइज तो अगर वो टेंजेंशियल है फॉर एग्जांपल अलोंग दी इस तरह से है तो वो कमरे में नहीं एंटर हो सकती। इस केस में हम एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर देखते हैं और यहाँ से वो सर्कुलेशन बनता है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि जब नॉर्मल होती है किसी कमरे के, अगर आप नॉर्मल देखेंगे वेक्टर फील्ड को तो फ्लक्स मिलेगा, अगर टेंजेंशियल देखेंगे तो सर्कुलेशन मिलेगा। तो फ्लक्स का जो फार्मूला था वो फार्मूला था जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा है, 16.2 में या 16.3 में हमने उसको देखा है। लेकिन यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम हमें कहता है कि एफ डॉट एन जो है वो इसके इक्वल होता है, तो हम क्यों ना डबल इंटीग्रल को यहाँ पर यूज करें। तो एम आइडेंटिफाई हो गया, ये वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो फ्लक्स को आपने याद रखना है कि उसके लिए जो फ्लक्स की जो ग्रीन थ्योरम का एक फार्मूला है जो कि फ्लक्स के लिए एफ डॉट एन का फार्मूला है, तो उसमें डाइवर्जेंस आता है। यहाँ पर ये डाइवर्जेंस की बात हम कर रहे होते हैं। सर्कुलेशन के लिए आप टेंजेंशियल कंपोनेंट देखते हैं तो आप लाइन इंटीग्रल से भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ग्रीन थ्योरम कहता है कि डबल इंटीग्रल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह से है, आपके सामने ये सोल्यूशन है। एफ हमें गिवन है, सी हमें गिवन है, ये आप पहले प्लॉट कर लें। फ्लक्स हमें मिल जाएगा, फ्लक्स इज 2, सर्कुलेशन इज -3। 13 भी इसी तरह से है। यहाँ पर सी जो कर्व हमें गिवन है, जिस कर्व में ये पाथ मूव कर रहा है, जब भी कोई वेक्टर फील्ड किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करता है तो उसका एक पाथ बना देता है, वो पाथ इस तरह से हमें गिवन है। और ये वो वेक्टर फील्ड है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे हिट कर रहा है। तो यहाँ से हमें m मिल जाएगा, n मिल जाएगा। फ्लक्स आप कैलकुलेट करेंगे वो -9 आ जाएगा, और सर्कुलेशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -9 आ जाएगा। 14, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर फ्लक्स आप देख रहे हैं। ये जब आप बार बार ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि फ्लक्स का फार्मूला ये होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 1/6 है और सर्कुलेशन हमारे पास -7/6 है। 15 इसी तरह से है, ये आपके सामने है सोल्यूशन, आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको मैंने सी कर्व यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन उसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, और ये शायद हमें गिवन हो एज अ फिगर। क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऐसा ही है, हमें ये एफ गिवन है और एक कर्व साथ गिवन है। काउंटर क्लॉकवाइज इसकी ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। एम हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, एन आइडेंटिफाई कर लेंगे, फ्लक्स उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सर्कुलेशन अगर नॉन ज़ीरो है तो फ्लक्स जो है, इसका मतलब है कि इस तरह से ऑब्जेक्ट इस तरह से हमारे पास वेक्टर फील्ड नहीं है। इसका मतलब होगा वेक्टर फील्ड कुछ सर्कुलर फॉर्म में है। तो ये हमें सर्कुलेशन मिल जाएगा, सर्कुलेशन इज -2π। 17 इसी तरह से आप सॉल्व कर सकेंगे, फ्लक्स और सर्कुलेशन आप निकाल लेंगे, ये आपके सामने सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 18 में सेम चीज़ है, फ्लक्स आपने कैलकुलेट करना है और आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने लिमिट निकालना आना चाहिए आपको। जो भी पाथ आपको ये गिवन है, इसके लिए आपको लिमिट निकालना आना चाहिए। इस केस में क्योंकि रेडियस इसका 1 है, और ये आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये गिवन होगा कि इसका रेडियस 1 है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी x² + y² इज 1। और इसके लिए आप एक वर्टिकल रे ड्रॉ करेंगे या हॉरिजॉन्टल रे, क्योंकि dx और dy है, या dy dx फाइंड करें जो आपको बेहतर लगता है। तो हमारे पास ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट है, ये हमने बहुत पहले भी देखा हुआ है चैप्टर 15 में, ये आप फाइंड कर सकेंगे।
लिमिट्स इसकी और आपको ये आंसर मिल जाएगा। सर्कुलेशन हमारे पास है, सर्कुलेशन इज 0, ये हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन 19 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 19 में फ्लक्स इसी तरह से है और हमें ये कर्व गिवन है। ये आपने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में सीखा है कि लेमनिस्केट बन रहा है। दिस इज लेमनिस्केट। आप इसे एक दफ़ा दोबारा जाके थॉमस कैलकुलस में जहाँ लेमनिस्केट आपने पढ़ा है उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं कि लेमनिस्केट इस तरह से बनता है। इन्फिनिटी की शेप इसकी होती है। तो फ्लक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 है। अब इसके लिए जो लिमिट आपको चाहिए होगी वो डी थीटा में आप लेकर जा रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा -π/4 से π/4। लेकिन क्यों इसने कहा हुआ है द राइट हैंड लूप आपने सिर्फ लेना है, यानी कि राइट हैंड लूप ये वाला लूप लेना है, और ये हमारे पास बनता है π/4 और -π/4 के दरमियान। तो ये हम इसकी ये लिमिट यहाँ पर देखेंगे। अब ये आपको तब पता चलेगा जब आप लेमनिस्केट का आपको एंगल पता चलेगा, अदरवाइज तो ये मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा लेमनिस्केट को दोबारा जाके रिवाइज कीजिए। तो यहाँ से 1/2 मिलेगा और सर्कुलेशन हमें मिल जाएगी। सर्कुलेशन इज 1/2। इसको अभी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में ले गए और हमने इसको सॉल्व कर लिया है 0 से cos2 थीटा, क्योंकि आप जब इसको आपको याद है पोलर में जब सॉल्व रेडियल डायरेक्शन में आप एक रे ड्रॉ करते थे और वो जहाँ से एग्जिट होती है वो यहाँ से एग्जिट हो रही है इस कर्व से, तो इसको आप प्लस माइनस के साथ लिखेंगे और प्लस सिर्फ कंसीडर करेंगे तो ये इसकी अपर लिमिट होगी। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, आपके सामने है क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। r इज फ्रॉम 1 to 2, थीटा इज 0 to पाई। और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तमाम वैल्यूज फ्लक्स की पुट कर देंगे और फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। r इज 1 to 2, ये क्योंकि हमें गिवन है इसलिए ग्राफ नहीं बनाने की ज़रूरत। थीटा इज 0 to पाई और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और सर्कुलेशन ये है, सर्कुलेशन है हमारे पास ये सर्कुलेशन 0 है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 21, 22 ये आपके सामने है। 22 का सोल्यूशन ये आपके सामने है। सोल्यूशन फ्लक्स इज -π²/8। तो डबल इंटीग्रल हमने क्योंकि सीखा है उसको मैं यहाँ दोबारा रिवाइज नहीं करूँगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है या हमने जहाँ पर थ्योरी इसकी डिस्कस की है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स, और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे आप कॉर्डाइड, अब आपको कॉर्डाइड का पता होना चाहिए कि कॉर्डाइड कैसे बनता है। कॉर्डाइड हार्ट शेप इस तरह का बन रहा होता है और इसमें जो लिमिट आपको चाहिए, क्योंकि कार्डाइड आर में गिवन है तो आपका प्रॉब्लम भी आर में चला जाएगा। पोलर की कार्टेशियन की बजाय आप इसे पोलर में सॉल्व कर रहे होंगे और आपको याद होगा कि एक आर एक्स्ट्रा आ रहा होता है। तो जब आप यहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे तो ये 0 से लेकर कॉर्डाइड होगा, और ये क्योंकि आपने सबको डिस्कस करना है इस तरह से तो ये 0 से 2 पाई हमें एंगल मिल रहा होगा। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा होगा 23 में। 24 फाइंड द काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन F around the boundary of the region that is bounded above by the curve and below by the curve। तो इन सर्कुलेशन फाइंड करना है, या आप फाइंड कर सकेंगे। 25 से 26 फाइंड द वर्क डन बाय F। अब वर्क डन है तो ये F है जो कि वेक्टर फील्ड है, ये अब फोर्स कहलाएगा इन मूविंग अ पार्टिकल वंस काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द गिवन कर्व। ये हमें F गिवन है, F यहाँ पर है, और C हमारे पास है द बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट गोज बाय द एक्स एक्सिस लाइन। ये हमारे पास वो रफ सी मैंने बाउंड्री यहाँ पर बना दी है। आप वर्डन जब देखेंगे तो वर्डन आपको याद होगा कि वो एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर होता है, और इसका ग्रीन्स थ्योरम ये कहता है कि आप जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब भी एफ डॉट
एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर होगा बर्डन के लिए, तो इसको आप लिख सकते हैं पार्शल एन बाय पार्शल एक्स माइनस पार्शल एन बाय पार्शल वाई, जो कि बनता है सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये आ जाता है डी एरिया, तो ये इसमें चला जाता है। ग्रीन्स थ्योरम हमें ये कहता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं ग्रीन्स थ्योरम। तो ये हमारे पास वर्डन आ जाएगा और वर्डन का ये आंसर हमारे पास होगा 25 के केस में। 26 इसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर हमने सॉल्व नहीं किया, ये सॉल्व किया हुआ है। तो 26 हमारे पास ये है, आप इसको सॉल्व करिए और ये हमें आंसर मिल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल जो भी है, जो भी सर्कल है इसका जब आप एरिया फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर से, वो हमें मिल जाएगा। अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, इस पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है। एम आइडेंटिफाई कर लिया, एन आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारे पास एम है, ये हमारे पास एन है, ये एम एन हमने यहाँ लिखा। ग्रीन्स थ्योरम ने हमें कहा कि जब प्लस होता है, यहाँ पर जब प्लस आता है तो ये वाला फार्मूला होता है, ये आप याद रखिए। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है, दैट इज 0। क्वेश्चन 28 में बाउंड्री हमारे पास ये है एम एन, और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इसका आंसर -2 आ रहा है। जब एम डी एक्स, इसको कैसे आप याद रखेंगे, सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, तो आप यहाँ याद रखें कि आपने यहाँ एक माइनस वाला लिखना होता है, पार्शियल एम बाय पार्शियल, लेकिन एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं लेना है, एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना। जब आपके पास होता है एम डी एक्स माइनस एम डी वाई माइनस एन डी एक्स, एम डी वाई माइनस एन डी एक्स, तो यहाँ प्लस वाला आप लिखते हो, पार्शियल एम बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एन बाय पार्शियल वाई। क्योंकि यहाँ प्लस वाला है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, जो कि यहाँ आपके सामने है। पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह से ही हो रहा है कि आपने जो लाइन इंटीग्रल है इसको बाय ग्रीन्स थ्योरम रीजन में लिखना है इंटीग्रल, उसे सॉल्व करना है। 27 हो गया, 29 हो गया, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। 30 हो गया, 30 को इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। 30 एक इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि 30 में वो कुछ फार्मूला पहले डिराइव करके हमें दे रहा है, सी एनी सिंपल क्लोज कर्व इन द प्लेन फॉर विच ग्रीन्स थ्योरम होल्ड्स। वो एक फार्मूला डिराइव करता है। इस 30 से पहले थोड़ी सी थ्योरी बताएगा, आप अगर बुक में देखेंगे तो वो थ्योरी यहाँ मैंने नहीं लिखी है, वो बताएगा और कहेगा कि एक फार्मूला, एरिया का फार्मूला ये वाला होता है, उसकी डेरिवेशन आपने देखनी होगी। तो ये आपको ये फार्मूला जो है पता होना चाहिए थ्योरी में कैसे उसने डिराइव किया है। तो एम आइडेंटिफाई कर लें, ये वैल्यूज जब आप पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो है आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बाय द वे, यहाँ पर वो जो प्रूफ है उसने फार्मूले में दिया, वो यहाँ पर मैंने प्रूफ लिख दिया है कि एरिया को आप कैसे लिखते हैं। जब फंक्शन आपका 1 होता है, यहाँ पर फंक्शन आपका 1 होगा, जब ये 1 होगा तो ये एरिया कहलाता है। जब फंक्शन आपका 1 नहीं होगा तो वो आपका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 को आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। अब आप जब ऐसे लिखते हैं आर पार्शल एम बाय पार्शल एक्स प्लस पार्शल एन बाय पार्शल वाई डी एरिया, तो इसको आप अपोजिट लाइन इंटीग्रल में लिख सकते हैं, एम डी वाई माइनस एम डी वाई माइनस एन डी एक्स, ऐसे आप लिखा करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या होगा, एम डी वाई, तो आप पार्शल एम बाय पार्शल एक्स लिखेंगे तो पार्शल एम बाय पार्शल एक्स क्या आ जाएगा, 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। यानी कि ये पार्शल एम बाय पार्शल एक्स है और ये हमारे पास पार्शल एन बाय पार्शल वाई है और ये हमारे पास एन है। ये कंप्लीट, आप इसे चाहे ये कह दें एन हमारे पास, सॉरी ये माइनस के साथ हमने नहीं लिखा, माइनस के साथ करेंगे तो हमें दूसरा फार्मूला यूज करना होगा। तो हमें इसको रेज करके सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर, दिस इज एन, तो एन मैंने यहाँ ये लिखा है, एन ये लिखा है। तो आप इस यहाँ से यहाँ आए या यहाँ से यहाँ जाएं, आपके पास एक ही बात है। तो इसको देख के आप ये फार्मूला बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने बनाया। 31 से 34 तक ये क्वेश्चन आप देख लीजिए।
सेम फार्मूला है एरिया वाला, और इस दफ़ा टी में आप इसको क्वेश्चन को लेकर जा रहे हैं। 31 हो गया, 32, 33, इसी तरह से है 33। एरिया का फार्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया। आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें, x इज दिस, ये आप यहाँ पर पुट करेंगे x, ठीक है, x और dy पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया है, कॉमन वगैरह ले लिया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में एरिया का ये फार्मूला है, इसको आप तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। C1 और C2, इस दफ़ा दो कर्व्स हैं, C1 एक ये कर्व है और C2 हमारे पास ये कर्व है, और आपने इसे साइक्लॉइड में देखना है। तो एरिया अगर आपने निकालना होगा तो आपने कर्व 1 का एरिया निकालना होगा प्लस कर्व 2 का एरिया निकालना होगा। तो एरिया ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर देंगे। साइक्लॉइड का टी आपको पता होना चाहिए कि टी कहाँ से कहाँ तक होता है, वो तो यहाँ कहीं नहीं गिवन, तो आपको पता होना चाहिए कि टी साइक्लॉइड के केस में 0 से 2 पाई तक होगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 पाई हमें मिल जाएगा। फर्स्ट केस में C1 0 है, C2 हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये आंसर हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि लेट सी बी द बाउंड्री ऑफ ए रीजन ऑन विच ग्रीन थ्योरम होल्ड्स, यूज ग्रीन थ्योरम टू कैलकुलेट। अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन हो, ऐसे लिखा हो कि इज अ कांस्टेंट, तो इसके लिए ग्रीन थ्योरम निकालना है, तो आप m आइडेंटिफाई कर लें, n आइडेंटिफाई कर लें, दिस इज m, दिस इज n। तो फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लें और हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं इस पे। ग्रीन थ्योरम ऐसे अप्लाई करेंगे, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 0 आएगा, और m का डेरिवेटिव इसी तरह से हमारे पास ये 0 आ जाएगा। तो m दूसरे केस में, b के केस में m को हमने ky रखना है और n को हमने hx रखना होगा। पार्शियल m बाय पार्शियल y इज k, पार्शियल n बाय पार्शियल x इज h। तो इसमें भी आप ग्रीन थ्योरम अप्लाई करें। इस दफ़ा आपने याद है कि पार्शियल n बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल n बाय पार्शियल y, h माइनस के और h माइनस के कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और h माइनस के जब बाहर आएगा तो डबल इंटीग्रल dx dy ये रीजन कहलाएगा, एरिया ऑफ रीजन कहलाएगा। 36 में show that the value of around any square depends on the area of the square and not on its location in the plane। m आइडेंटिफाई कर लें, n आइडेंटिफाई कर लें, डेरिवेटिव ले लीजिए। ग्रीन थ्योरम कहता है कि आप इसको डबल इंटीग्रल में लिख सकते हैं, और ख़ास फॉर्म आपने ये ज़हन में रखना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ और बार बार रिपीट करता रहूँगा कि जब m dx n dy हो तो आपने ग्रीन थ्योरम की वो फॉर्म लगानी है जिसमें n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो और बीच में माइनस हो। जो प्लस वाला आता है उस प्लस वाले में मैं वो लिख देता हूँ, m dy माइनस n dx होता है, ठीक है। m dy वो फॉर्म आप देख लीजिएगा जिसमें माइनस आता है। उस माइनस के केस में जो डबल इंटीग्रल होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, प्लस पार्शियल n बाय पार्शियल x। यहाँ पर क्योंकि m dx प्लस प्लस n dy है तो ग्रीन थ्योरम की आपने वो फॉर्म लिखनी है जिसमें नेगेटिव आ रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स ये आपको एरिया देता है, तो ये 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 37 है, 36 है, और 37 इसी तरह से है, आप ये सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है, m dx प्लस n dy, तो ग्रीन थ्योरम की वो फॉर्म जिसमें नेगेटिव साइन आ रहा होगा। फॉर एनी क्लोज पाथ 38 में फॉर एग्जांपल पूछा गया फॉर एनी क्लोज पाथ सी m इज दिस n इज दिस। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव का मैटर नहीं करेगा, दिस इज m माइनस वाई क्यूब, या क्योंकि ये n dy लिखा हुआ है तो n dy m dx, दिस इज m dx प्लस n dy,
तो इस केस में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये पॉजिटिव वाला फार्मूला ही होगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर इसका जो है वो 0 आ जाएगा। ओके, आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस वाई क्यूब डी वाई। अब माइनस वाला अगर फार्मूला है तो आप इसमें देखिएगा कि इसको या तो कंप्लीट आप n कह दें या फिर आप इसको n के और फार्मूला दूसरा यूज करें, पार्शल m बाय पार्शल x प्लस पार्शल m बाय पार्शल y। तो ये फिर m बन जाएगा, m dy n dx बन जाएगा। तो वो डेरिवेटिव भी आपके पास 0 ही आ रहा होगा, वो फिर भी 0 आएगा। ठीक है, 39 की अगर आप बात करें, 39 को इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। शो दैट इफ आर इज अ रीजन इन द प्लेन बाउंडेड बाय अ पीसवाइज सिंपल क्लोज कर्व देन एरिया इज दिस। m को हम ये रखते हैं, n को 0, पार्शल m बाय पार्शल x m dy माइनस m dx इसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो x dy जो है ये एरिया ऑफ रीजन बन जाएगा। सिमिलरली अगर m को आप y रखें, n को 0 और फिर आप इसको सॉल्व करें m dx प्लस n dy, तो इस केस में आपके पास m dx प्लस n dy, तो हमारे पास पार्शल n बाय पार्शल x m dx प्लस n dy। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमारे पास m dx प्लस n dy है, प्लस हो तो पार्शल m, यहाँ माइनस आना चाहिए, माइनस, यही कंफ्यूजन था। प्लस नहीं आता, जब m dx प्लस n dy है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो पार्शल n बाय पार्शल x इज 0, पार्शल m बाय पार्शल y इज 1, तो ये -1 हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। तो ये हमारे पास जो है इसमें y dx इसके इक्वल आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। 1 ये है और 2 हमारे पास ये है। तो x dy जो है ये अपोजिट साइन के साथ है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे का माइनस के साथ लिखे जा सकेंगे 39 में। 40 इसी तरह से है। 39 हम एक्सरसाइज 39 को देखेंगे और वहां से आप देख रहे हैं कि माइनस वाई डी एक्स एरिया ऑफ रीजन आर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई है यहाँ पर कि सपोज दैट अ नॉन नेगेटिव फंक्शन y है, continuous first derivative on AB, let C be the boundary of the region in the xy plane that is bounded below by the x-axis, above by the graph of f, and on the sides by the lines. शो दैट के जो ये होता है फार्मूला a टू b f ऑफ x dx, ये इक्वल होता है इसके। तो एक्सरसाइज 39 में आपने देखा, अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको पहले प्रूफ करना होगा कि माइनस वाई डी एक्स एरिया ऑफ रीजन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपने यहाँ पर क्या रखना होगा, आपने फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रीजन यानी कि ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास सी वाई डी एक्स, वाई इज एफ ऑफ एक्स, तो ये आप यहाँ पर पहले पुट करेंगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एरिया ऑफ रीजन हमें मिल जाएगा। एरिया ऑफ रीजन हमें मिल जाएगा। ओके, क्योंकि आप इसको जब इस तरह से सॉल्व करेंगे रीजन, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ रीजन और वाई ई एरिया, तो y को जब आप f ऑफ x लिखेंगे और f ऑफ x लिखने के बाद a टू b है, ये हमारे पास फंक्शन है, 0 टू f ऑफ x आएगा और ये हमें मिल जाएगा आंसर। बिल्कुल इसी तरह से आप पुट करेंगे एक्सरसाइज 39 से हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि ये जो है ये एरिया ऑफ रीजन r के इक्वल होगा। और जब उस एरिया ऑफ रीजन r में आप ये पुट करेंगे तो हमें ये आंसर a टू b f ऑफ x dx मिल जाएगा। मैं इसको कर भी देता हूँ यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन किसी किस्म का ना रहे।
हमारे पास ये होता है प्रीवियस 39 से कि ये डी ए के इक्वल है, यानी कि ये होगा डी वाई डी एक्स। तो y की जो लिमिट है वो होगी 0 टू एफ ऑफ एक्स और डी एक्स होगा a टू b। तो a टू b जब आप इसे इंटीग्रेट करें, इसे सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगी। तो आप देख लेंगे फार्मूला आ रहा है, तो ये आसान था, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपने प्रूफ करना है कि assuming that all the necessary derivative exist and our continuous show that if f of x y satisfies the Laplace equation, फ्यूचर में आप देखेंगे Laplace equation, then जो आपका लाइन इंटीग्रल है वो ऐसे होगा। अगर Laplace equation है तो ये ऐसे होगा, फॉर ऑल क्लोज्ड कर्व C in which ग्रीन थ्योरम अप्लाई। तो m को आप ये आइडेंटिफाई करें, n को ये लिखें, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि अगर ये चीज़ ट्रू हो तो आपके पास ये लाइन इंटीग्रल 0 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 44, इसको आप देख सकते हैं। among all two simple closed curves in the plane oriented counter, find the one which were done by is greatest। m ये है, n ये है, पार्शियल m by पार्शियल x, कर्ल f डॉट k यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। इन द इंटीरियर ऑफ द इलिप्स है, वर्डन जब आप निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा वर्डन विल बी मैक्सिमाइज ऑन द रीजन r, जहाँ पर कर्ल ऑफ f क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और रीजन इनक्लोज बाय दिस, यानी कि ये डोमेन होनी चाहिए जहां पर वर्डन आपका मैक्सिमम मिल रहा होगा। एफ डॉट डी आर वही फार्मूला जो आपने शुरू में 15.2 में सीखा है वर्डन के लिए, वहां से हमने इसको देखा है, ये ग्रेटर होगा तो वर्डन मैक्सिमाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है, इवैल्यूएट द फ्लक्स इंटीग्रल, ये हमने फाइंड करना है। डेल एफ पहले फाइंड कर लीजिए, एम आप फाइंड कर, एम हमें पता चल जाएगा, एन पता चल जाएगा, एक्स हमें पता है क्योंकि ये सर्कल है, ये वाला सर्कल है, और वाई हमारे पास ये है, डी एक्स फाइंड कर लें, डी वाई फाइंड कर। यहाँ पर जब आप डेल एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो आपको याद है कि डेल एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर के लिए हम फार्मूला लिखेंगे एम डी वाई माइनस एन डी एक्स। यहाँ पर जो वेक्टर फील्ड आप देख रहे हैं वो एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर जब आप लेंगे तो ये बनेगा एम डी वाई माइनस एन डी एक्स। इसको हमने देखा था 16.2 में। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 पाई। बी पार्ट में ये कहा गया है कि लेट के बी एन आर्बिट्ररी स्मूथ सिंपल क्लोज कर्व इन द प्लेन दैट डज नॉट पास थ्रू जीरो, यूज ग्रीन्स थ्योरम टू शो दैट डेल एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस के हैज टू पॉसिबल वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन वेदर 0 0 लाइज इनसाइड के और आउटसाइड के। डेल एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रीन्स थ्योरम में हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर 0 आ रहा है। ये वो सोल्यूशन होगा जब आपके पास के जो है, के एक कर्व है, के इज वन कर्व वेयर देयर इज नो ओरिजिन, ओरिजिन नहीं है, यानी कि 0 0 नहीं है। अगर 0 0 आप देखें ना, अगर यहाँ पर होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 0 माइनस 0 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 बाई 0 आ जाएगा। या आप इसे इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल नेचुरल लॉग में आप पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे नेचुरल लॉग 0 प्लस 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें ओरिजिन नहीं आ सकता, तो ये बी पार्ट इसी का हिस्सा है इस क्वेश्चन का, तो हमारे पास ओरिजिन यहाँ नहीं आ सकता। तो ये तब सोल्यूशन आएगा जब हमारे पास के डज नॉट इंक्लूड 0 0। ग्रीन्स थ्योरम तब अप्लाई होता है, ये याद रखें, ग्रीन्स थ्योरम आप तब अप्लाई करते हैं जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और इसके अलावा उसमें कहीं पे कोई मसला ना हो उस फंक्शन में। यहाँ पर 0 0 में मसला है, तो हम ग्रीन्स थ्योरम में जीरो ओरिजिन को शामिल एक्सक्लूड कर देंगे जीरो को। इस वजह से हम ये आंसर हमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम इंक्लूड करना चाहें, इफ के इंक्लूड्स द पॉइंट, if k includes the point 0 0, Green's theorem applies to the region R that lies between k and c। ये थ्योरी में आप देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई ओरिजिन है और के कर्व ऐसा है, ये एक के कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है, उसको हम सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। तो हमारे पास ये के कर्व है,
तो ये ओरिजिन है जो कि मसला कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक रेडियस सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं विद सम रेडियस ए, और आपने पॉजिटिवली ओरिएंटेड देखना है तो आपने के कर्व को एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ताकि जो लेफ्ट हैंड रीजन, ये रीजन है, ये इस पे जब आप मूव करें तो ये रीजन आपके लेफ्ट साइड पे रहे। इस केस में क्योंकि रीजन आपका ये वाला है, तो इसको आपको इस तरह से मूव करवाना पड़ेगा ताकि ये क्लॉकवाइज होगा तो रीजन पॉजिटिवली ओरिएंटेड होगा। तो पॉजिटिवली ओरिएंटेड के लिए ये जो के कर्व है इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है, और जो बीच वाला कर्व जो कि नया आपने खुद बनाया है, पहले क्या था के में कोई ओरिजिन नहीं था, लेकिन अगर ओरिजिन आ रहा है तो इसको हम नहीं, ग्रीन थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकेंगे, ग्रीन थ्योरम नहीं अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसकी ओरिएंटेशन दे देंगे। तो वो सारा काम हमने यहाँ पर किया है, ये के है और ये हमारे पास सी है। तो आप देख रहे हैं कि पार्शल एम बाय पार्शल एक्स प्लस पार्शल एन बाय पार्शल वाई ये हमारे पास ज़ीरो है, जो कि हमने पहले देखा है। और जब आपने इसको ज़ीरो रखा तो एक कर्व, हर कर्व के लिए जितने भी कर्व होते हैं, जो या याद रखें कि जितने भी कर्व होते हैं हर कर्व का एक लाइन इंटीग्रल होता है, एम डी वाई प्लस एन डी एक्स ये होता है। दो होंगे तो इसका एक लाइन इंटीग्रल होगा एम डी वाई प्लस एन डी एक्स, यानी कि दोनों फॉर्म हम लिख सकते हैं, एम डी वाई माइनस एम डी एक्स माइनस एन डी वाई सो ऑन। तो जितने कर्व उतने ही आपके पास ये लाइन इंटीग्रल होंगे, उतने लाइन इंटीग्रल होंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम के और सी की बात कर रहे हैं तो एक लाइन इंटीग्रल होगा के लिए, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, और एक लाइन इंटीग्रल होगा इसके लिए। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि जब ज़ीरो शामिल नहीं हो तो दो कर्व हैं, तो हमारे पास उसका आंसर आ रहा है ज़ीरो। जब ज़ीरो शामिल नहीं होगा रीजन में, इस रीजन में ज़ीरो तो नहीं है, रीजन में यहाँ पर ज़ीरो शामिल है, ज़ीरो शामिल है, लेकिन दो कर्व्स का सम क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो आएगा। भाई पार्ट ए से हमें क्या पता है, पार्ट ए अगर आप देखें, पार्ट ए का आंसर क्या आ रहा है 4 पाई, यानी कि ये तब आंसर था जब हमारे पास ज़ीरो शामिल नहीं है डोमेन में, उसका हिस्सा नहीं है, तो 4 पाई। तो के केस में हमारे पास आ रहा है बाय पार्ट ए, हमारे पास ये आंसर है, तो एम डी वाई प्लस एम डी एक्स होगा इसके इक्वल। तो डेल एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर का एक आंसर होगा ज़ीरो। ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो लाइज इनसाइड के। वो कब ज़ीरो हो रहा है, वो कहाँ से पता चल रहा है, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से, क्योंकि दो कर्व्स का सम हो रहा है और ये ज़ीरो आ रहा है। और अगर लाइज आउटसाइड, यानी कि अगर के किसी कर्व, कोई कर्व के है, इसमें ओरिजिन है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 4 पाई, हमारे पास आंसर ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 का ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एम डी वाई, आई एम सॉरी, एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो इसको हम बेनेडिक्सन क्राइटेरिया कहते हैं। ये काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, कि मैं इसको चले पढ़ देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये क्वेश्चन समझ आ जाए। द स्ट्रीम लाइंस ऑफ ए प्लेनर फ्लूइड फ्लो, प्लेन में फ्लूइड फ्लो है, traced by the fluid's individual particle, the vectors of the flow's velocity fields are the tangent velocity of the streamline, show that if the flow takes place over a simply connected region R, no holes or no missing points, and that if mx plus ny is not equal throughout R, then none of the streamline R is closed. अगर ये not equal to zero हो तो हमारे पास, अगर ये not equal to zero हो तो स्ट्रीम लाइन जो है वो क्लोज नहीं होगी। ये हमारे पास बेंडिक्सन्स ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। बेंडिक्सन ट्रेजेक्ट्री हमारे पास ये है, क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस ज़ीरो होगा, सिंस द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द कर्व सी वन, यानी कि अगर टेंजेंट होगा, कोई कर्व है उस पर टेंजेंट है, तो हमारे पास नॉर्मल उसमें से नहीं होगा, तो नॉर्मल हमारे पास ज़ीरो होगा। तो इस पे जब आप अप्लाई करेंगे एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस, इसका ये फार्मूला है लाइन इंटीग्रल का, और ग्रीन्स थ्योरम हमें कहता है कि ये इसके इक्वल होगा, तो एम एक्स प्लस एन वाई हमारे पास ज़ीरो होगा।
लेकिन एम एक्स प्लस एन वाई तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब वेक्टर फील्ड आउटवर्ड मूव करता है, वेक्टर फील्ड आउटवर्ड है, तो फिर हमारे पास पार्शल एम बाय पार्शल एक्स प्लस पार्शल एन बाय पार्शल वाई, क्योंकि हमने एजम्पशन क्या लगाई हुई है कि पार्टिकल हैज़ अ क्लोज ट्रेजेक्ट्री में एफ डॉट एन हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। तो पार्शल एम बाय पार्शल एक्स प्लस पार्शल एन बाय पार्शल वाई को ज़ीरो बेसिकली नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ज़ीरो आ रहा है, जिसका मतलब है कि हमारे पास वेक्टर फील्ड बाहर को जा रहा है, बाहर को जा रहा है, लेकिन हमने तो एफ डॉट एन को ज़ीरो रखा हुआ है। ये तो बाहर को नहीं जाना चाहिए, वेक्टर फील्ड आउटवर्ड नहीं होना चाहिए, डाइवर्जेंस जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये कंट्रोडिक्शन आ गया। इसका मतलब है कि जब भी क्लोज पाथ होगा तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई शुड नॉट बी इक्वल, एम एक्स प्लस एन वाई शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास कहलाता है बेन-डिक्सन्स क्राइटेरिया। ओके, और कोई क्वेश्चन हमारे पास है? 47 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड पार्ट प्रूफ किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रूफ करना है हमें। राइट हैंड साइड से आप शुरू कीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करें जब इंटीग्रल को इनर को सॉल्व करेंगे, और इसको आप फिर अलग कैलकुलस सिंगल वेरिएबल कैलकुलस से दो इंटीग्रल को कंबाइन कर देंगे और हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको स्पीड अप करके लिख रहे हैं। 47 और 48 हमारे पास, can anything be said about the curl component of a conservative two-dimensional vector field? Give reasons for yours. Since f is this, कंपोनेंट टेस्ट हमें ये कहता है, थ्योरी में आप देखा है आपने, कर्ल ऑफ डॉट के यूनिट वेक्टर क्या है, ये इसके इक्वल है, तो कर्ल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर इज ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि x, अगर आपका वेक्टर फील्ड सिर्फ प्लेन में है, सिर्फ प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो वहाँ कोई रोटेशन नहीं होगी। कर्ल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर का मतलब होता है सर्कुलेशन, तो ये हमारे पास नहीं होगी। तो यहाँ तक 48 क्वेश्चन आपके पास थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।